हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज का जो लेक्चर है वो हमारे बेसिकली सेट कैंडिडेट्स के लिए है जो महाराष्ट्र सेट का एग्जाम अभी देकर आए हैं गाइस। तो जो महाराष्ट्र सेट का एग्जाम हुआ था गाइस 26 सितंबर 2021 को, आज जो है गाइस हम लोग उसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। पेपर नंबर 2 को यानी कि कॉमर्स के पेपर को आज जो है गाइस हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में जो है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो गाइस आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली वो हमारे महाराष्ट्र सेट के बच्चों के लिए है। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये रहा हमारा कॉमर्स का पेपर नंबर 2। तो गाइस 120 मिनट्स मिलते हैं हमको इसके अंदर और 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, अ फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी कॉज्ड बाय द स्ट्रेंजर्स ऑफ अ न्यू एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज। बताया गया गाइस कि एक जो स्ट्रेंजर है अगर वो किसी दूसरी जगह पर कहीं चला जाता है तो उसको जो है वो फीलिंग होती है, इनसिक्योरिटी लगती है, उसको कंफ्यूजन लगता है, उसको एंजाइटी की फीलिंग आती है। तो गाइस इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? यानी कि बेसिकली बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि एक पर्सन जो है वो किसी और इन्वायरमेंट में चला जाता है, कोई और जगह पे चला जाता है, तो उसके जो है वो उसकी फीलिंग में तब्दीली आती है, चेंजेस आने लग जाती है, उसको कंफ्यूजन लगता है, उसको एंजाइटी सा लगने लगता है। तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? तो गाइस इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कल्चर शॉक। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। व्हाट इज कल्चर शॉक? कल्चर शॉक रेफर्स टू फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन और एंजाइटी that people may experience when moving to a new country or experiencing a new culture। तो गाइस यहां पर बताया गया जब कभी भी कोई पर्सन अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में जाता है तो वहां पे उसको जो है वो एंजाइटी फीलिंग होती है, उसको जो है वो कंफ्यूजन सा फीलिंग होती है। तो गाइस उसको बोला जाता है कल्चरल शॉक। ओके, तो आसान सा सवाल था ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है गाइस वो इंटरनेशनल ट्रेड से लिया गया है। ओके, पढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज वाज गिवन बाय। इतना आसान सा सवाल गाइस पूछ रहा है कि जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी है उसको किसने दिया है, थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया है? तो गाइस जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज पढ़ते हैं, मर्केंटाइलिज्म थ्योरी, देन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, रिकार्डियन थ्योरी, तो गाइस उसमें हम लोग पढ़ते हैं जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज सेकंड नंबर की थ्योरी है उसके जो ऑथर है गाइस, उसके जो प्रोपाउंडर है वो एडम स्मिथ है। आप यहां पे देख सकते हो क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज, मर्केंटाइलिज्म थ्योरी है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एडम स्मिथ है, देन कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी डेविड रिकार्डो की है। ओके, देन एचओ थ्योरीज भी है। तो गाइस यहां पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 गाइस पूछ रहे हैं, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज नोन एज। इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी है बेसिकली, उसको और क्या बोला जाता है? तो गाइस अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था तभी भी आप इसका आंसर दे सकते थे। यहां पे जो है वो एफडीआई तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, ईएक्सआईटी तो ये कुछ बनता नहीं ऐसा। सी क्या है गाइस? ईएक्सआईएम यानी कि ईएक्स यानी कि एक्सपोर्ट, आईएम यानी कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी यानी कि इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, फर्म्स दैट ऑपरेट्स इंटरनेशनली आर एबल टू। बोल रहे कि ऐसी फर्म, ऐसी कंपनी जो इंटरनेशनली क्या करती है, अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है, चलाती है। तो उसके लिए जो है आपको जो है कुछ सेंटेंस बताने थे कि कौन कौन से सेंटेंस जो है वो राइट है, कौन कौन से ऑप्शंस राइट है। ऑप्शन नंबर 1, अर्न अ ग्रेटर रिटर्न फ्रॉम देयर स्किल्स एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। बोलता है कि जो इंटरनेशनली जो है वो ऑपरेट करती है बिजनेस कंपनीज, वो जो है वो ग्रेटर अर्न करती है, यानी कि उसको जो रिटर्न में जो है वो इनकम बहुत ज्यादा होती है उसकी स्किल्स की वजह से। तो ये सही बात है, जब इंटरनेशनल में अगर कंपनी ऑपरेट कर रही है तो उसको जो रिटर्न में भी जो है गाइस ज्यादा मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा। बी, रियलाइज लोकेशन इकोनॉमिक्स वेयर बाय दे कैन परफॉर्म मोस्ट एफिशिएंटली। वहां पे उसको रियलाइजेशन होता है कि कौन सी जो है वो लोकेशन पे जो हम बेहतर तरीके से जो परफॉर्म कर सकते हैं, एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस ये भी जो है गाइस फीचर्स है इसका इंटरनेशनली फर्म्स का। थर्ड है, रियलाइज एक्सपीरियंस कर्व इकोनॉमिक्स विच रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जी हाँ, बिल्कुल ये वाला भी ऑप्शन जो है वो सही है गाइस। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव जो है वो फीचर्स है किसके? जो फर्म्स इंटरनेशनली ऑपरेट करती है उसके। ओके, पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत आसान सा सवाल गाइस कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कुछ कंपोनेंट्स बताए गए और उसमें से पूछा गया कि कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का कौन सा एक अकाउंट नहीं है, एक पार्ट नहीं है। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट येलो में के 4 कंपोनेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है यूनिलैटरल पेमेंट अकाउंट और एक होता है
ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। ओके, तो गाइज यहां पर जो है वो सोशल अकाउंट कोई भी कंपोनेंट नहीं है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो यहां पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान सा सवाल अगेन पूछता है, नाफ्टा का गाइज मेंबर कौन सा नहीं है? नाफ्टा यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये जो गाइज एग्रीमेंट्स है इंटरनेशनल के, तो उसमें बताना है कि कौन सा नाफ्टा का एग्रीमेंट नहीं। तो गाइज बेसिकली हम लोग को पता ही है कि नाफ्टा जो वो 3 कंट्री से बनाया गया है, 3 कंट्रियों ने मिलकर बनाया, एक अमेरिका, एक मैक्सिको, एक कनाडा। ओके, तो यहां पे गाइज आप देख सकते हो कनाडा भी है, मैक्सिको भी है, यूएसए भी है। जापान जो है वो नाफ्टा का मेंबर नहीं है, तो इसका सही आंसर होने वाला था ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पर पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर, कौन सा मेंबर नहीं है। ओके, तो अब यहां पे साइड में भी देख सकते हो, द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ मैक्सिको, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोला कि जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है गाइस, उसका कौन सा एक फैक्टर जो है वो इफेक्ट नहीं करता। इसमें जो नीचे फैक्टर्स दिए गए उसमें से कौन सा फैक्टर जो वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा हमारे इन्वेस्टमेंट पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। तो गाइस यहां पे मैंने इसका सोल्यूशन देके रखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या होते हैं जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर डालते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो गाइस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इफेक्ट करती है, लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वहां का इफेक्ट करता है, साइज ऑफ द मार्केट भी इफेक्ट करती है, प्राइस एंड एक्सचेंज रेट इफेक्ट करते हैं कि इंडिया में क्या प्राइस चल रहा है, बाहर की कंट्री में क्या प्राइस चल रहा है, एक्सेस टू बेसिक इनपुट, वहां पे इनपुट जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें जो वो इफेक्ट करती है फॉरेन जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गाइस यहां पे देखो ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जी हां बिल्कुल ये इफेक्ट करता है, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये भी इफेक्ट करेगा, पॉइंट नंबर डी साइज ऑफ द मार्केट, साइज ऑफ द मार्केट भी इफेक्ट करेगा, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लेना देना नहीं है। ओके, तो यहां पे एक फैक्टर जो नहीं इफेक्ट करेगा, जो नहीं डिटर्मिनेंट्स है, वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग ने। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि एशियान विजन 2020 वाज अडॉप्टेड इन। गाइज यहां पे पूछा गया जो एशियान है ये बेसिकली क्या है, कंट्रीज के बीच में जो एक एग्रीमेंट है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो गाइज 2020 का जो उसका विजन है उसको अडॉप्ट कब किया था, उसको साइन कब किया था, यानी कि विजन तो था 2020 का, लेकिन उसको पहले से ही साइन किया था, कौन से ईयर में साइन किया था वो बताना था। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हो पिंक वाले बॉक्स में, एशियन विजन 2020 साइन ऑन जून 14, 1997। तो गाइज 14 जून 1997 को 1997 को जो वो ये साइन किया गया था एशियन विजन 2020। ओके, तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1997। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से क्वेश्चन आया है, पूछता है कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डजंट इंक्लूड। बेसिकली ये डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है, डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट से 3 ट्रिप्स और गट्स। तो गाइस यहां पे पूछ रहा है कि जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें क्या इंक्लूड नहीं है। तो गाइस कॉपीराइट भी इंक्लूडेड है ट्रिप में, ट्रेडमार्क भी उसमें आता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन भी आता है, लेकिन गाइस लेबर लॉ जो है वो ट्रिप का पार्ट नहीं है। लेबर लॉस जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही नहीं है। ओके, तो गाइस यहां पे मैंने इसका एक सोल्यूशन दिया हुआ है कि ट्रिप एग्रीमेंट कवर 7 कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप में बेसिकली 7 कैटेगरीज आती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, देन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी आता है, उसके बाद में इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी भी आता है, और ट्रेड सीक्रेट्स भी आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ट्रेड सीक्रेट भी पार्ट है ट्रिप का। लेकिन जो है गाइस लेबर लॉ जो है वो आईपीआर ही नहीं है, तो इसमें इंक्लूड कैसे होगा। ओके, तो यहां पे सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेबर लॉ। उसके अंदर 10वां क्वेश्चन आया गाइस, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, जो बाहर की कंट्रीज के मेंबर्स के बीच में जो ट्रेड के ऊपर जो है वो गाइस निगरानी रखने के लिए, ट्रेड को जो है वो फेयर बनाने के लिए जो हम लोग ने बॉडी बना के रखा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका बताना था कि डायरेक्टर जनरल कौन है। तो गाइस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो डायरेक्टर जनरल अभी तक हुआ करते थे डब्ल्यूटीओ के, वो थे रोबर्टो एज़वेडो। लेकिन गाइस 2020 अगस्त में जो है वो गाइस वो इस पोस्ट से हट गए हैं। अभी जो है वो एक लेडी है जो डायरेक्टर जनरल है, जिसका नाम है नगोजी। ओके, तो लेकिन गाइस यहां पे आप ऑप्शन देख सकते हो, तो यहां पे ऑप्शन में दिया था गीता, देन रोबर्टो एज़वेडो, योनोवो फ्रेडरिक क्रिस्टिन। तो गाइज यहां पे जो हमारा सही आंसर बन रहा था वो था पहले वाले जो थे डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर, वो है रोबर्टो एज़वेडो। ओके, तो नए वाले आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू डब्ल्यूटीओ डायरेक्टर जनरल है नगोजी। ओके, और पुराने वाले हैं रोबर्टो एज़वेडो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 आया, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया गाइस। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी हम लोग को सिलेबस में दिया हुआ है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज एन एक्सपेक्टेड सोल्यूशन ओवर द लिमिटेशन ऑफ डैश अजम्पशन। बोलता है कि जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो हम लोग ने लेकर आया, ओके, बेसिकली वो किसका सोल्यूशन है, कौन से एजम्पशंस की थ्योरी थी जिसका सोल्यूशन है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ओके, तो गाइस यहाँ पे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग अगर आपने एडवांटेजेस पढ़ा था तो आप इसका आंसर कर सकते थे। एडवांटेज देख सकते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से क्या क्या होता है। फेयर व्यू होता है इससे, एक्यूरेट डेप्रिसिएशन पता चलता है हमको, रीजनेबल असेसमेंट, ट्रू फेयर रिफ्लेक्शंस, और लास्ट में है ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो गाइस जो हिस्टोरिकल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था उसमें क्या होता था, एसेट्स को जो वो एज इट इज रिकॉर्ड किया जाता था उसकी ओल्ड वैल्यू पे, यानी कि हिस्टोरिकल वैल्यू जो होती थी उसको उसी तरह रिकॉर्ड किया जाता था। लेकिन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का कंसेप्ट जब आया तो गाइस इन्फ्लेशन को देख के हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स की वैल्यू को चेंज करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं वापस से इन्फ्लेशन के हिसाब से, और फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो गाइस यहां पे बताया गया कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग सॉल्यूशन है लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरिकल कंसेप्ट अजम्पशन। तो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट का जो कंसेप्ट चलता था कि एसेट को उसकी वही वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता था साल दर साल, यानी कि एक साल में अगर 10,000 का एसेट है तो उसको भी आज भी 10,000 में रिकॉर्ड किया, नेक्स्ट ईयर भी जो उसको 10,000 में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, तो ऐसा किया जाता था। तो गाइस ये एक लिमिटेशन था। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम लोग, आज के रेट में एसेट का क्या रेट चल रहा है तो गाइस उसको हम लोग उस तरह रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स को। तो गाइस बेसिकली इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिस्टोरिकल कंसेप्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बजट। इसमें से बताया गया, 4 ऑप्शंस दिए गए। तो गाइस यहां पर जो वो बहुत सारे क्वेश्चन जो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हुए हैं, यानी कि एग्जैक्ट जो है उसके आंसर दिए हुए हैं, स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं है, तो बहुत ही आसान सा लगा मुझे पेपर। तो यहां पे पूछ रहा है कि कौन सा एक पार्ट जो वो बजट का नहीं है, तो प्रोजेक्ट बैलेंस शीट। जब बजट बना रहे हैं तो हम लोग बैलेंस शीट हम लोग को लगेगी, तो ये तो बजट का पार्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट ये भी है, ऑपरेटिंग बजट ये भी लगेगा हम लोग को। बजट मैनुअल, क्या बजट मैनुअल बजट का पार्ट है, क्या बात करो सर, ये तो बजट मैनुअल है, बजट का कैसे पार्ट होगा ये, तो इसका यहां पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, बजट मैनुअल जो है वो पार्ट नहीं है बजट का। क्वेश्चन नंबर 13 आया गाइस, अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आया, बहुत ही आसान सा सवाल लगा मुझे। फॉर्मूला पूछा गया, द अमाउंट ऑफ सेल्स नीडेड टू अटेन द डिजायर्ड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग बाय द डैश कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। बोल रहे कि अगर अमाउंट ऑफ सेल्स, अगर हमको सेल्स कैलकुलेट करना होता है डिजायर प्रॉफिट की मदद से, तो गाइस हमको क्या डिवाइड करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और मार्जिन रेशियो से क्या डिवाइड करते हैं हम। तो गाइस ऊपर ही बता दिया कि डिजायर प्रॉफिट भी हम लोग इंक्लूड करते हैं उसमें। तो गाइस इसका आप आंसर देख सकते हो यहां पर, जहां पे एरो बनी हुई है राइट साइड में, सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो यहां पे गाइस इसका फॉर्मूला है कि फिक्स कॉस्ट में हम लोग को डिजायर प्रॉफिट प्लस करना पड़ता है, उसको डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। तो यहां पे देख सकते हो आप, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होने वाला है इसका, कि डिजायर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन से। ओके, तो आसान सा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 14, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डेवलप्ड बाय। यहां पे बोला गया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट को डेवलप किया जाता है, नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए, बताना था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो गाइज अगर आपको थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाते तो यहां पे क्वेश्चन में ही उसका आंसर था। यहां पे आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में बेसिकली हम लोग जो वो मटेरियल की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं, उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। तो गाइज यहां पे आप देख सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम लोग डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं, और ओवरहेड्स यानी कि हमारे खर्चा जो होता है एक्सपेंडिचर उसकी बात करते हैं। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन था, एडजस्टिंग द प्राइस लेवल चेंज इन द प्राइस ऑफ मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल और लेबर जो है गाइस ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा था, तो आप ऐसा दिमाग लगा के भी इसका आंसर कर सकते थे। बाकी जो है वो इंटरपोलेटिंग द मार्केट प्राइस विद द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्केट प्राइस, जैसे कोई लेना देना नहीं होता स्टैंडर्ड कॉस्ट का। एडिंग टू द प्रॉफिट मार्जिन टू एक्चुअल कॉस्ट, इनकॉर्पोरेटिंग प्राइस लेवल वगैरह की कुछ बात नहीं होती स्टैंडर्ड कॉस्ट में। तो गाइस ऑप्शन नंबर 1 सही था, जहां पे मटेरियल और लेबर दिया हुआ है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 मास्टर बजट के ऊपर एक और बार क्वेश्चन आया। यहां पे पूछ रहा है कि मास्टर बजट कंप्राइजेस ऑफ, मास्टर बजट के कंपोनेंट्स बताने आपको कि मास्टर बजट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम लोग। तो यहां आप देख सकते हो, सही ऑप्शन है गाइस इसका ऑप्शन नंबर डी, द बजट कैश फ्लो, बजट प्रॉफिट्स एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बजट बैलेंस शीट। कैश बजट में बेसिकली हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट का इस्तेमाल करते हैं, देन कैश बजट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो, द मास्टर बजट इज द बजट इनटू व्हिच द सब्सिडियरी बजट्स आर कंसोलिडेटेड, इट कंप्राइजेस ऑफ, इसमें क्या क्या एडेड होता है गाइस देख सकते हो, बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रीन लाइन है, बैलेंस शीट भी ऐड होता है इसमें, देन कैश बजट भी ऐड होता है। तो ये सारे ऑप्शन जो है गाइस ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहे थे। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन बहुत आसान सा सवाल लगा,
प्रेफरेंस शेयर, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, हम लोग 11 12 में पढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। यहां पे पूछ रहे हैं द पीरियड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट एक्सीड, प्रेफरेंस शेयर्स का जो पीरियड है वो एक्सीड नहीं हो सकता कितने साल से, यानी कि बेसिकली ये पूछ रहा था कि प्रेफरेंस शेयर जब कंपनी जो है वो कैपिटल कलेक्ट करती है इन द नेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स को कितने साल में जो है वो हमको रिडीम करना पड़ता है। तो गाइज मैक्सिमम जो लिमिट है प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा कंपनी के पास रखने का वो है 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल तक हम लोग प्रेफरेंस शेयर का पैसा यूज कर सकते हैं, उसके बाद में उसका रिडम्पशन करना पड़ता है, रीपेमेंट करना पड़ता है। ओके, अब यहां पे देख सकते हो मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, द प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी रिडीम, रिडीम का मतलब होता है रीपेमेंट करना, रिडीम विद इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो यहां पे बताया गया है, कंपनीज एक्ट में भी बताया गया है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना चाहिए, रिडीम करना पड़ता है, रीपेमेंट करना पड़ता है विद इन अ 20 ईयर्स, इशू करने के 20 साल तक हम लोग उसका पैसा यूज कर सकते हैं, 20 साल के बाद में क्या करना पड़ता है, रीपेमेंट करना पड़ता है। तो यहां पे आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 ईयर्स, 20 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ये कॉस्ट अकाउंटिंग से लिया गया क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि एबीसी यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो होता है वो ब्रिंग्स एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इन द प्रोडक्ट कॉस्ट डिटरमिनेशन बाय फोकसिंग ऑन डैश इन द कॉस्ट अकरेंस। बोलता है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिकली एक टेक्निक है कॉस्टिंग की, जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो जो है गाइस प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेशन होता है, कॉस्ट डिटरमिनेशन होता है, जो कॉस्ट हम लोग निकालते हैं वो बहुत ही जो एक्यूरेटली, बहुत ही रिलायबली निकलता है। किस वजह से? तो गाइस यहां पे हम लोग को देख सकते हो आप कि यहां पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के एडवांटेजेस मैंने दिए हुए हैं। सेकंड एडवांटेज है इट फैसिलिटेट्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो गाइस हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो यहां पे जो है गाइस सही आंसर होने वाला है इसका नाम ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है गाइस, अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया और इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मैंने बोला कि ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है एकदम। तो पूछ रहा है गाइस कि द बजट पर यूनिट कॉस्ट डेटा ऑफ द टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, यहां पे टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो डेटा दिया हुआ था, यहां पे बताया गया मटेरियल 18 रुपया है, लेबर 9 रुपया है, वेरिएबल ओवरहेड 8 रुपया है। तो बेसिकली ये मटेरियल, लेबर, वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट है हमारे। ओके, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी दिया गया 50। नीचे बोलता है कि बजट का जो प्रोडक्शन हुआ है और जो सेल्स किया है हम लोग ने, कितना यूनिट किया है, 150 यूनिट जो है हम लोग ने प्रोड्यूस किया, और 150 यूनिट क्या है, ये सेल्स का यूनिट है। ओके, फिक्स कॉस्ट बताया गया 4 लाख रुपीज है। तो ये इंफॉर्मेशन दे गई हम लोग को, एफसी दे दिया, फिक्स कॉस्ट दे दिया है, देन सेल्स का यूनिट दे दिया है, और ऊपर वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। नीचे एक कंडीशन, 2 कंडीशन दी गई, द टोटल प्रॉफिट इफ द प्राइस इज डिक्रीज बाय 25%। बोलता है कि अगर टोटल प्रॉफिट फाइंड करो, अगर प्राइस में यानी कि जो सेलिंग प्राइस ऊपर 50 रुपीज दिया हुआ है ना, उसमें अगर 25% का रिडक्शन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो यानी कि जो एसपी हम लोग लेंगे कैलकुलेशन में वो 50 नहीं लेंगे, 50 में से 25% क्या करेंगे, लेस करके हम लोग इसको यूज करेंगे। उसके बाद में एंड वॉल्यूम ऑफ सेल्स, और ये जो 1.5 लाख रुपए का जो यूनिट बताया सेल्स का, उसमें क्या हुआ है, एंड वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय 30%, यानी कि अब जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो 1.5 लाख यूनिट्स में क्या करेंगे, 30% ऐड करेंगे, क्योंकि सेल्स का वॉल्यूम बोल रहा है कि इंक्रीज हो गया। तब हमको क्या कैलकुलेट करना है, द प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहां पे तो गाइस मैंने इसको सॉल्व किया, आप देख सकते हो कि सेलिंग प्राइस कितना था 50 का मैंने निकाला 25%, तो आया 12.5 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सेल्स में से हम लोग 12.5 निकाल देंगे तो बचेगा 37.5। तो ये क्या हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। उसके बाद में वेरिएबल, उसके बाद में जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स है गाइस वो 1.5 लाख था, 1,50,000 यूनिट्स था, उसमें 30% क्या हुआ है, ऐड हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो 45% आए, 30% जो आएगा वो 45,000 आएगा। 45,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1.5 लाख में, तो आ जाएगा 195,000 यूनिट्स, यानी कि अभी जो सेल्स की यूनिट क्या है, 1,95,000 यूनिट्स है। अभी गाइस हमको क्या करना है, सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन में से एफसी यानी कि फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा आता है प्रॉफिट। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो कि सेल्स हमारा जो है वो 1,95,000 यूनिट्स है, उसको इंटू करेंगे सेल्स के रेट से, 37.5 का रेट है, तो यहां पे आपको अमाउंट मिलेगा 7,31,200 यहां पे आपको मिलेगा 73,12,500। उसके बाद में आप देख सकते हो वेरिएबल कॉस्ट गाइस 35 कैसे आया, वेरिएबल कॉस्ट आप देख सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, मैंने नीचे लिखा है मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, इसको तीनों को प्लस कर देंगे आप तो आ जाता है टोटल 35। तो 35 मैंने एक साथ में ले लिया और यूनिट से इंटू करेंगे तो आपको आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से माइनस करेंगे आप फिक्स कॉस्ट, तो गाइस आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 87,500। तो यहां पे ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर था 87,500 ऑप्शन नंबर 1 में। ओके, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं।
गाइस पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट डज नॉट शो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो है गाइस क्या शो नहीं होता, तो आप देख सकते हो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जी हाँ बिल्कुल वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है, उसके अंदर शो करते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी, कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट्स हम लोग परचेज करते हैं तो वो भी शो करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। देन वेदर द क्रेडिट लिमिट इज ब्रीच, क्या क्रेडिट लिमिट ब्रेक हो गया है, ब्रीच हो गया है, ये हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते। वेदर अ न्यू लोन इज अवेल, लोन वगैरह हम लोग को शो करना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो गाइज यहां पे हम लोग क्या शो नहीं करते, तो गाइज इसका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कि क्रेडिट लिमिट को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करते। ओके, तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आया, अगेन आसान सा सवाल, ऑडिटिंग से लिया गया है। एन ऑडिटर शुड कंसल्ट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर द नोइंग द कंपनीज रूल्स रिलेटिंग टू इट्स इंटरनल वर्किंग। बोल रहे कि एक ऑडिटर को अगर जो डॉक्यूमेंट्स चेक करना है ताकि कंपनी के उसको रूल्स पता चले, और कौन से रूल्स, कंपनी के इंटरनल वर्किंग के रूल्स पता चले, कंपनी के अंदर के रूल्स पता चले, तो उसको कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो रेफर करना चाहिए। तो गाइस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हम लोग ये 11th से पढ़ते आते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ऑडिटर को जो है वो कौन सा क्या रीड करना चाहिए, ऑडिटर को जो है वो ऑप्शन नंबर डी पढ़ना चाहिए, यानी कि कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को क्या करना चाहिए, रेफर करना चाहिए इंटरनल मैनेजमेंट को समझने के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है गाइस। व्हाट डज एन इनवर्ड शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट्स। पीपीसी कर्व बताया जा रहा है कि गाइस अगर पीपीसी कर्व यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी कि अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, तो ये बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है। तो गाइस अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि कोई भी कर्व जब अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब जो है कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है, कुछ ग्रोथ तो नहीं होगी। जब बाहर की तरफ कोई भी कर्व शिफ्ट होता है तो गाइस इसमें ग्रोथ होता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो कर रहे हैं यहाँ पर कि जो P1 है वो क्या हो रहा है, इनवर्ड शिफ्ट यानी कि अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक रिसेशन होता है, यानी कि इकोनॉमिक में जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, तो प्रोडक्शन जो है वो कम होता है। प्रोडक्शन कम होता है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी क्या हो जाता है, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरी लाइन, द इकोनॉमिक डिक्लाइन ब्रैकेट में लिखा है इनवर्ड शिफ्ट, यानी कि जब इनवर्ड शिफ्ट होता है इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक में डिक्लाइन चल रहा है, इकोनॉमिक में रिसेशन चल रहा है। तो यहां पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इकोनॉमिक रिसेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली, कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो एसेंशियली क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए, अप्लाइड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओनली अप्लाइड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इन बोथ, नाइदर अप्लाइड इन माइक्रो एंड मैक्रो। तो गाइस आप यहाँ पे इसका फीचर्स देख सकते हो कि अगर आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स का फीचर्स पढ़ के गया था बेसिकली, तो आप इसका आंसर कर सकते थे कि जो पहला ही फीचर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर। कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है नेचर में, यानी कि वो छोटी छोटी चीजों को, स्मॉल स्मॉल पर्टिकुलर चीजों को क्या करता है, स्टडी करता है। ओके, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन इट्स नेचर। तो गाइस यहाँ पे एसेंशियली क्या आएगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अप्लाइड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एज वी मूव डाउन अलोंग अ डिमांड कर्व विद अ कांस्टेंट स्लोप द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आसान सा क्वेश्चन है गाइस, बोल रहा है कि जब एक डिमांड कर्व में हम लोग क्या करेंगे, एज वी मूव डाउन अलोंग अ डिमांड कर्व, यानी कि हम लोग जब डिमांड कर्व से नीचे जाते जाएंगे इक्वल स्लोप में, कांस्टेंट स्लोप में, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बढ़ेगी या कम होगी। तो गाइस आप ग्राफ देख सकते हो कि जब हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0 हो जाता है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 देन, बोल रहा है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगा तो यहां पे हम लोग को उसका इफेक्ट बताना है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, एमआर क्या होगा। तो गाइस यहां पे मैंने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि एमआर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू विल बी द 0 इफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द 1। जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है गाइस, 0 रहता है। तो यहां पे एमआर इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा था, तो यहां पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 गाइस एकदम आसान सा बच्चों वाला सवाल है ये वाला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो लॉ ऑफ डीएमयू जो हम लोग को 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है गाइस, उसका पूछ रहा है कि कौन सा अजम्पशन एक नहीं है। ओके, तो ये हम लोग ने 12th में भी पढ़ा है, देन बीकॉम में भी पढ़ा है, मास्टर्स में भी पढ़ा है। यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप कि रैशनल कंज्यूमर एक अजम्पशन होता है इसका, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, कार्डिनल यूटिलिटी, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी, होमोजीनियस गुड्स, फिक्स इनकम एंड नो चेंज इन द फैशन। ये सारे
सारे अजम्पशंस होते हैं जो हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू को पढ़ते हैं तो हम लोग को ये पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस रैशनैलिटी दिया हुआ है, कार्डिनल यूटिलिटी, होमोजीनियस भी दिया हुआ है गुड्स, देन कांस्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन, ये कोई भी जो है गाइस उसका अजम्पशन नहीं है, कांस्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा अजम्पशन नहीं है बताना था, तो डी जो है वो गाइस वो अजम्पशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन आसान सा सवाल जो है वो एक और लॉ के ऊपर पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के जो कुछ अजम्पशन दिए गए, बताना था कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, यानी कि कौन सा एक अजम्पशन नहीं है। तो गाइस अजम्पशन पहले देख लेते हैं इसके क्या क्या दिए। यहाँ पे चॉकलेटी बॉक्स में आप देख सकते हो, टेक्नोलॉजी अज्यूम्स टू रिमेन अनचेंज। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं होगा। देयर शुड बी सम इनपुट हुज क्वांटिटी रिमेन फिक्स, इनपुट की जो क्वांटिटी वो भी फिक्स होगी, ये अज्यूम करना पड़ता है। द लॉ अज्यूम दैट इट इज पॉसिबल टू चेंज फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोपोर्शन में चेंजेस आ सकते हैं, ये अज्यूम करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन दिया है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज। जी हाँ, बिल्कुल ये अजम्पशन है। सम इनपुट आर केप्ट फिक्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, इनपुट में भी जो है चेंजेस नहीं होगा, वो फिक्स रहेंगे, ये भी अजम्पशन है। पॉसिबिलिटी ऑफ द चेंज इन द फैक्टर प्रोपोर्शन, ये भी थर्ड अजम्पशन है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोपोर्शन में जो चेंजेस होंगे। लास्ट जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इन ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन, ये जो है गाइस कोई भी अजम्पशन नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 अगेन आसान सा सवाल है, पूछ रहा है कि डैश शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। बोला कि गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को, यानी कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम लोग जो कर्व को शो करते हैं, डैश शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट, कौन सा जो कर्व है वो ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट को शो करता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, आइसोक्वांट कर्व शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट फैक्टर दैट यील्ड द सेम क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन। तो गाइस यहाँ पे जो आप कर्व देख रहे हो, O1 O2 O3, तो ये बेसिकली क्या है, आइसोक्वांट कर्व होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आइसोक्वांट शो करता है कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट को जो सेम लेवल ऑफ इनपुट आउटपुट जो प्रोड्यूस करके देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, इन द शॉर्ट रन, बोल रहे कि शॉर्ट रन में कॉम्पिटिटिव फॉर्म, ये जो कॉम्पिटिटिव यानी कि मोनोपोली, जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, ये सब कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स है, मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट बाय चूजिंग एन आउटपुट एट विच प्राइस। ओके, तो गाइस यहाँ पे बेसिकली बताना था कि शॉर्ट रन में जो है वो जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट से इक्वल होता है, ग्रेटर होता है, लेस देन होता है, बेसिकली यहाँ पे ये बताना था कॉम्पिटिटिव फॉर्म के केस में। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, इन द कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट से जो हमारा प्राइस जो वो इक्वल होता है शॉर्ट रन में, किसके केस में, कॉम्पिटिटिव फॉर्म के केस में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि प्राइस जब इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट को, तो गाइस ये कंडीशन कहां पे पाई जाती है, शॉर्ट रन में, कॉम्पिटिटिव फॉर्म में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मोनोपोली से क्वेश्चन आएगा, आसान सा क्वेश्चन है ये, फॉर्म्स ऑफ मार्केट से क्वेश्चन लिया गया है। द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर द मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम कमोडिटी इज नोन एज। एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर्स जहां पे जो है गाइस मोनोपोलिस्ट जो होता है वो अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज करता है सेम प्रोडक्ट के लिए, यानी कि प्राइस अलग अलग चार्ज करता है लेकिन प्रोडक्ट सेम होता है। ओके, तो गाइस इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली बोलते हैं, सिंपल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली नहीं बोलते। आप यहां पे देख सकते हो, द डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू द डिफरेंट बायर फॉर द सेम प्रोडक्ट। ओके, तो यहां पे आसान सा सवाल था। आगे क्वेश्चन नंबर 30, ये जो है गाइस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया, एक दो जो है वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते ही हैं सेट में। यहां पे पूछा गया स्टेटमेंट नंबर 1 में, यानी कि ए में, अ डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वर इंट्रोड्यूस बाय एसीपीओ। क्या बोलता है कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की अलग अलग डिग्रीज है, यानी कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, इकोनॉमिस्ट एसी पिगो ने किया। जी हाँ, बिल्कुल आप यहां पे देख सकते हो, मैंने कुछ इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि प्रोफेसर एसी पिगो हैज गिवन द फॉलोइंग 3 डिग्री ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये एसी पिगो ने दिया हुआ है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट पूछता है कि अंडर द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंज्यूमर सरप्लस इज जीरो। मतलब फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कंज्यूमर का जो सरप्लस होता है, कंज्यूमर को बेनिफिट जो है कुछ भी नहीं मिलता, जीरो उसको बेनिफिट मिलता है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, जो फर्स्ट डिग्री में जो है वो कस्टमर का सरप्लस एकदम ही जीरो हो जाता है, मोनोपोली जो है वो बहुत हाई चार्ज करता है प्राइस। ओके, तो यहां पे सही आंसर होने वाला है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पे आप देख सकते हो चार्ट में कि नो कंज्यूमर सरप्लस नो होता है, यानी कि जीरो होता है यहां पर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आया गाइस,
बोलता है कि टैक्स कंसिडरेशन डू नॉट एंटर इनटू द कॉस्ट ऑफ डैश कैलकुलेशन। बोलता है कि जब हम लोग जो है वो कॉस्ट ऑफ डैश कैलकुलेशन, यहां पे कुछ जो है गाइस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ टॉपिक्स बताए गए, जैसे इक्विटी, डेट, रिटर्न अर्निंग। बोलता है कि किसको हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो बेसिकली अगर आपको फॉर्मूले याद थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, कॉस्ट ऑफ डेट के, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग के, तो आप इसका आंसर कर सकते थे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स यानी कि टैक्स को कंसीडर करते हैं। कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग जब निकालते हैं तो यहां पर भी 1 माइनस टैक्स आ रहा है फॉर्मूले में। लेकिन जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करते हैं गाइस तो यहां पे टैक्स कंसीडर नहीं होता। लेकिन गाइस यहां पे जो है वो इन लोगों ने जो इसका आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इक्विटी इसका सही आंसर है। लेकिन गाइस जब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को निकालते हैं तो वहां पर भी टैक्स को कंसीडर नहीं किया जाता। और यहां पे आप ऑप्शन देखोगे तो यहां पे ऑप्शंस में इक्विटी भी दिया हुआ है और प्रेफरेंस शेयर्स भी दिया हुआ है। तो यहां पे इक्विटी भी इसका राइट आंसर है, प्रेफरेंस भी राइट आंसर है। लेकिन गाइस और यहां पर भी आप देख सकते हो नीचे भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, टैक्सेस डू नॉट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी और द कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, यानी कि टैक्स का कंसिडरेशन जो ना ही इक्विटी में होता है ना ही प्रेफरेंस में होता है। अब खैर जब इन लोग ने आंसर जो है गाइस वो इक्विटी दिया है तो इसको हम लोग चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि इक्विटी में भी जो है कॉस्ट कंसिडर नहीं होता है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। If the investor invests his money in a particular company and company gets bankrupt, it is said to be। बोल रहा कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में और जो कंपनी है वो बैंक करप्ट हो जाती है तो बेसिकली इसने डिफॉल्ट किया, कंपनी ने क्या किया, डिफॉल्ट किया। इसके लिए एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिफॉल्ट रिस्क इसको बोला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 है, अगेन अकाउंटिंग से लिया गया क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज इज मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। बोलता है कि जो फाइनेंशियल लिवरेज है उसमें हम लोग कौन से दो कंसेप्ट के बीच में जो रिलेशनशिप देखते हैं। तो गाइज यहां पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल लिवरेज ये बेसिकली जो है वो एक रेशियो है। इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर। इसमें जो है गाइज हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। फॉर्मूले में भी गाइज यही आता है। तो यहाँ पे सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईपीएस एंड ईबीआईटी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है कैपिटल गेन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इन एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन डैश, एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन जो है गाइज वो कहां पर लिया जाता है। तो गाइज यहां पे इसका सही आंसर है एनपीवी एंड आईआरआर मेथड प्रोड्यूस आइडेंटिकल रिजल्ट। जब ये एनपीवी क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये जो है गाइस कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। तो जब एनपीवी और आईआरआर दोनों का कैलकुलेशन का जो है वो सेम रिजल्ट आता है तो गाइस इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजंस। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो फॉर द एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन इन द सिंगल पीरियड केस द एनपीवी एंड आईआरआर डिसीजन रूल्स गिव द एग्जैक्टली द सेम आंसर्स। तो एग्जैक्टली सेम आंसर कहां पे हम लोग को देखने को मिलता है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन में, आईआरआर और एनपीवी में। ओके, तो यहां पे सही आंसर आने वाला है एनपीवी एंड आईआरआर मेथड्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल यानी कि सेम रिजल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 अगेन जो है गाइस ये थोड़ा सा इन लोग ने जो आंसर दिया थोड़ा सा इसमें मेरे को रॉन्ग लग रहा है। द कॉस्टलाइज ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलता है कि जो सबसे कॉस्टलाइज, सबसे महंगा जो लॉन्ग टर्म सोर्स है फाइनेंस का कलेक्ट करने का वो क्या है। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं प्रेफरेंशियल कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, रिटेन अर्निंग एंड डिबेंचर। तो यहाँ पे इन लोग ने आंसर की, मैं इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, इक्विटी शेयर कैपिटल जो वो सबसे कॉस्टलाइज, सबसे महंगा जो है वो लॉन्ग टर्म का सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। ओके, लेकिन गाइस यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि प्रेफरेंस शेयर्स इज द कॉस्टलाइज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। कहीं पे जो है गाइस ये भी लिखा हुआ है गूगल पे कि जो प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है वो कॉस्टलाइज सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, तो गाइस अगेन यहाँ पे जो थोड़ा सा जो वो एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इसको जो आंसर है वो इक्विटी भी ऐसा नहीं है कि वो सस्ता होता है, इक्विटी भी जो वो गाइस बहुत ही महंगा होता है, कॉस्टलाइज होता है। ओके, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। if the price is 300 and the dividend is 30, बोलते हैं कि प्राइस जो है वो शेयर का वो 300 दिया हुआ है, डिविडेंड 30 दिया हुआ है। what should be the price, तो हम लोग को प्राइस कैलकुलेट करना है at which one should sell, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है at the end of the year in order to obtain the rate of return 40%। 40% का जो है वो रेट ऑफ रिटर्न अर्न करने के लिए हम लोग को कौन से प्राइस में जो वो शेयर्स को सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्यूशन दिया हुआ है। 300 का पहले हम लोग निकालेंगे 40%, तो आएगा 120। अब 120 में से हम लोग डिविडेंड माइनस कर देंगे 30, तो बचेगा 90। अब इस 90 को क्या करना है, हमारे प्राइस में ऐड करना है, तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस यानी कि 390। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स रिफ्लेक्टेड इन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ
वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है गाइस? तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स की जो मार्केट वैल्यू होती है उसको क्या करना, मैक्सिमाइज करना। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अगर हम लोग शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं तो इसको बोला जाता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ। तो इसका सही आंसर होने वाला है मैक्सिमाइजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, स्पेक्युलेटर विल बाय एंड करेंसी थ्रू अ फॉरवर्ड मार्केट डील इफ। स्पेक्युलेटर क्या करते हैं गाइस? स्पेक्युलेटर के कुछ फीचर्स बताए गए और वो जो बोला जाता है कि स्पेक्युलेटर बेसिकली करते क्या हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने कुछ लिखा है कि जो स्पेक्युलेटर क्या करते हैं, स्पेक्युलेटर्स कैन अचीव दिस प्रॉफिट बाय बाइंग लो एंड सेलिंग हाई। स्पेक्युलेटर बेसिकली करते क्या है, मार्केट में से जो वो सिक्योरिटीज को क्या करते हैं, जब उसका रेट कम होता है तो कम प्राइस जब होता है तो उसको क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। और जब जो है वो आगे फ्यूचर में उनको लगता है कि इसका प्राइस जो वो बढ़ गया है तो लोग क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं, इसी तरह प्रॉफिट कमाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सही आंसर है फ्यूचर स्पॉट रेट ऑफ दैट करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन द फॉरवर्ड रेट। तो इसका यहां पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कि वो क्या करते हैं, फ्यूचर स्पॉट रेट ऑफ दैट करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर। तो वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि फ्यूचर में जो वो रेट उसका ज्यादा रहेगा और वो क्या करते हैं, इसलिए क्या कर देते हैं, कम प्राइस में जो वो करंट में क्या करते हैं, परचेस करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर इसका फ्यूचर स्पॉट रेट ऑफ दैट करेंसी इज टू एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन दी फॉरवर्ड रेट, यानी कि आज का जो रेट चल रहा है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे चल के जो फ्यूचर रेट में जो क्या होने वाला है, इसका रेट बढ़ने वाला है, फ्यूचर में इसका रेट बढ़ने वाला है। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, फ्री लैंड एंड बिल्डिंग गिवन बाय द होस्ट कंट्री गवर्नमेंट इज। अगर फ्री लैंड हम लोग को मिल रहा है होस्ट कंट्री के जरिए तो गाइज इसको क्या किया जाएगा, नॉट इंक्लूडेड इन द इनिशियल कैश फ्लो। तो गाइज इनिशियल कैश फ्लो में हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो गाइस, यूरो नोट्स हैव अ मैच्योरिटी। यूरो नोट जो होती है गाइस उसकी मैच्योरिटी पूछी गई कि वो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हो 7 to 365 डेज के लिए जो है वो वैलिड होता है, यानी कि 7 से 365 डेज, यानी कि 1 साल। तो यहां पे सही आंसर इसका 1 ईयर और अ लेस। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है गाइस, इफ फॉर 10 ऑब्जर्वेशन सिग्मा x माइनस 20 इज इक्वल टू 100 देन द अर्थमेटिक मीन निकालना है गाइस। तो गाइस यहाँ पे आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो गाइस यहाँ पे आपका आ जाएगा मीन 30। ओके, चलो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है बताना था, मीन से रिलेटेड। अर्थमेटिक मीन इज प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्मॉल। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, कि जब गाइस ग्रुप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो अगर स्मॉलर होगा तो अर्थमेटिक मीन का जो आंसर है तो गाइस वो क्या होता है, वेरी इफेक्टिव निकल कर आता है। ओके, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 गाइस, ये बहुत ही आसान सवाल है स्टैटिस्टिक्स से, प्रोबेबिलिटी से। ओके, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है गाइस। फॉर्मूले में आप इसके आंसर्स को पुट करोगे, आपका आंसर निकल के आ रहा है। ओके, तो इसका पहला 43 जो है वो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 भी अगेन पॉइजन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है गाइस। पॉइजन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाओगे तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि n इज इक्वल टू 16 एंड p इज इक्वल टू 0.5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 ये बताने वाला है गाइस कि द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन द लाइज एट द पॉइंट -1.96 एंड +1.96 इज। तो गाइस जब हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व पढ़ते हैं तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि जब गाइस हमारा 95% जब वो एरिया होता है तो वो कहां पे लाई करता है, -1.96 और +1.96 में। तो यहां पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 95%। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 है गाइस, इन ऑर्डर टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन मींस ऑफ टू ग्रुप व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन आर अननोन। बोलता है गाइस जब टू पॉपुलेशन का हम लोग को इक्वालिटी चेक करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारा वेरिएंस जो है वो अननोन होता है, पता नहीं होता है, तो हम लोग कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टी टेस्ट, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टी टेस्ट में क्या होता है गाइस, वेरिएंस जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो अननोन होता है, बाकी सारे में जो है गाइस वो नोन होता है। ओके, तो गाइस यहाँ पे जो है इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टी टेस्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब स्टैंडर्ड डेविएशन हमको पता नहीं होता। तो 48 क्वेश्चन है गाइस, एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस टेक्निक्स इन्वॉल्व। गाइस यहां पे पूछा जा रहा है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की जो टेक्निक है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इंक्लूडेड होता है। तो गाइस यहां पे ऑप्शन देख सकते हो, computation of the variances of the different group, computation of the means and variance of different group, splitting of the variance as a variation between the smalls and also within the sample, preparation of the ANOVA table।
तो गाइज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की जो टेक्निक है उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं वेरिएंस को। तो स्प्लिटिंग ऑफ द वेरिएंस एज वेरिएशन बिटवीन द सैंपल्स एंड ऑल्सो विद इन द सैंपल, स्प्लिटिंग करते हैं सैंपल्स को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 49 क्वेश्चन है गाइज, अ रिसर्च विच एम एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन और अ इमीडिएट प्रॉब्लम। तो गाइज जो सोसाइटी को जो प्रॉब्लम्स होती है उसके सॉल्यूशन के लिए जो हम लोग रिसर्च इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग को इमीडिएट तुरंत जो है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, तो गाइज वो होती है अप्लाइड रिसर्च। हम यहां देख सकते हो, अप्लाइड रिसर्च एम एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर अ इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी। जो सोसाइटी को प्रॉब्लम होती है उसके लिए इमीडिएट प्रॉब्लम, तुरंत प्रॉब्लम निकालना है उसका, तुरंत जो है उसका अगर उसका सॉल्यूशन निकालना है तो हम लोग अप्लाई रिसर्च को यूज करते हैं और ना कि फंडामेंटल रिसर्च को। फंडामेंटल रिसर्च को जो है गाइज हम लोग जनरलाइजेशन ऑफ आइडियाज के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अप्लाइड। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहां पे बताया गया कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इन अ एप्रोप्रिएट ऑर्डर। कुछ गाइज ऑप्शंस दिए गए, बोला गया कि रिपोर्ट जब हम लोग लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग तो उसके जो स्टेप्स बताने हैं आपको उसको अरेंज करना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट स्टेप्स इन रिपोर्ट राइटिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर को हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फाइनल आउटलाइन। उसके अंदर प्रिपेयर करते हैं हम लोग रफ ड्राफ्ट। देन हम लोग री राइटिंग करते हैं और पॉलिशिंग करते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल बिब्लियोग्राफी, लास्ट में आता है राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। तो यहां पे गाइस हमको ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद में आएगा प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन। तो प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद में आएगा 3। तो गाइस यहां पे ऑप्शन में आप देख सकते हो कि 2 और जो 3 है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा आई, फिर आई यानी कि प्रिपरेशन ऑफ द रफ ड्राफ्ट। उसके बाद में आएगा 5 री राइटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द रफ ड्राफ्ट। उसके बाद में लास्ट में आएगा 4 प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल बिब्लियोग्राफी। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो गाइस ये थे 50 क्वेश्चंस महाराष्ट्र सेट के पेपर नंबर 2 के कॉमर्स के। नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग बाकी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।